नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका राम जी क्लासेस में स्वागत है। तो अभी हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने लेक्चर फर्स्ट किया था जिसमें हमने पूरी फ्रीडम स्ट्रगल की क्रोनोलॉजी की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके वो वाला वीडियो भी ज़रूर देखें। और दूसरे में हमने बताया था कि 1857 का रिवॉल्ट क्या था, उसके क्या कारण थे, उसके क्या इम्प्लीकेशंस हुई। ये सारा हमने सेकंड लेक्चर में किया था। तो आज इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे कि 1857 के बाद और 1905 से पहले, एक्चुअली 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो वहाँ से जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, वहाँ से एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाती है। लेकिन 1905 और 1857 का जो पीरियड था इसमें धीरे धीरे इसका बिल्डअप होता है। तो इसलिए आज हम 1857 से लेके 1905 तक की वो सारी घटनाएं, उसके बीच में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस बनी, कांग्रेस बनी, कैसे बनी, और उससे पहले कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस थी, और उस दौरान कौन कौन से वायसराय आए, उन वायसरायज ने क्या क्या काम किया। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक पीरियड है, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के वीडियो में आपके लिए बड़े ज़बरदस्त नोट्स हैं, उसका भी मैं आपको डेमो दूंगा जो कि आने वाले टाइम में आपको हम मुहैया करवाएंगे, ठीक है। और अभी हमारे लेक्चर को 2-3 दिन बाद आ रहे हैं, तो अभी हम जल्दी कोशिश करेंगे कि आपको डेली लेक्चर मिले और आने वाले टाइम में आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो जैसे ही 1857 का रिवॉल्ट खत्म होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी एक्टिविटीज़ खत्म होगी। अंग्रेजों ने काफ़ी बुरी तरह क्रश किया 1857 का रिवॉल्ट। तो उसके बाद जो इमीडिएट घटना होती है वो होती है इंडिगो रिवॉल्ट, ठीक है। जो इंडिगो रिवॉल्ट है ये एक फेमस घटना है। इंडिगो रिवॉल्ट मीन, इसमें मैं समझाता हूँ ये होता गया 1859 से 60 के बीच में हुआ था। इसमें जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उनको मजबूर किया जाता था इंडिगो लगाने के लिए। इंडिगो होता है नील की खेती, इसमें नीली डाई बनती है, ठीक है। इंडिगो डाई बनती है जो कि अंग्रेजों की फैक्ट्रीज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जो उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वहाँ इसका यूज़ होता था। तो जो इंडिगो थी, इंडिगो का जो नील की खेती है, इससे क्या होता है कि जो ज़मीन होती है वो उपजाऊ नहीं रहती, ठीक है। और इसके किसानों की हेल्थ पे भी बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है। तो इसलिए किसान इसका लगातार विरोध कर रहे थे, ठीक है। इसमें क्या ये हुआ कहाँ, ये हुआ गोविंदपुर विलेज ऑफ नादिया डिस्ट्रिक्ट बंगाल। ये याद रखना है, ठीक है, कि इंडिगो रिवॉल्ट कहाँ हुआ था, बंगाल में, नादिया डिस्ट्रिक्ट, और गांव कौन सा था, गोविंदपुर, ठीक है। और इसके 2 लीडर का नाम क्या है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ये भी एग्जाम में आ सकता है। और अदर इंपॉर्टेंट लीडर कौन थे, हरीश चंद्र मुखर्जी दीनबंधु, ठीक है। हरीश चंद्र दीनबंधु ये क्या थे, ये नील दर्पण के राइटर थे। तो इनका 2 चीजों से संबंध हो गया, इंडिगो रिवॉल्ट से भी, और एग्जाम में ये भी आ जाए कि नील दर्पण किसने लिखा था, हरीश चंद्र मुखर्जी दीनबंधु। और इनके साथ माइकल मधुसूदन दत्ता भी थे एक, जो इस रिवॉल्ट में थे, ठीक है। माइकल मधुसूदन दत्ता ने क्या किया था, इन्हीं की बुक नील दर्पण जो थी उसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब ये रिवॉल्ट बहुत बड़े सतर पे चला गया, यानी बहुत बड़े एरिया में फैल गया। इसलिए इन्होंने क्या बनाया, इंडिगो कमीशन। कब बनाई, 1860। तो जल्दी से देख लो क्या क्या क्वेश्चन है। पहला, इंडिगो रिवॉल्ट कब हुआ, 1859 से 60 के बीच में। कहाँ हुआ, बंगाल में। डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, नादिया डिस्ट्रिक्ट। विलेज कौन सा था, गोविंदपुर। लीडर कौन थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। और 2 इंपॉर्टेंट लीडर थे, हरीश चंद्र मुखर्जी और माइकल मधुसूदन दत्ता। और इनका एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि हरीश चंद्र मुखर्जी ने क्या लिखा था, नील दर्पण, और माइकल मधुसूदन दत्ता ने उसी नील दर्पण को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इंडिगो कमीशन जो है कब बना था, 1860 में। क्यों बना था, क्योंकि इंडिगो रिवॉल्ट में किसानों की मांगों को एड्रेस करने के लिए। इसमें हालांकि पूरी तरह से इंडिगो कल्टीवेशन बंद नहीं की, लेकिन बहुत सी चीजें थी जिसको सरकार ने माना और उनको रेक्टिफाई किया। इसके बाद हम आते हैं, अब मैं ये आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ, 2 तरह से पढ़ेंगे। एक तो अभी हम क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हैं, कब कब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई। ये सारे वही टॉपिक है जो आपके पेपरों में आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जैसे भी इसमें भी गवर्नर जनरल आएंगे टाइमलाइन में कि तब इस गवर्नर जनरल ने ये वाला काम किया, तो बाद में मैं गवर्नर जनरल की लिस्ट भी पढ़ाऊंगा। क्योंकि आजकल क्वेश्चन टाइमलाइन से कनेक्टेड है कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, किसने क्या किया। तो पहले मैं टाइमलाइन पढ़ाऊंगा, फिर बाद में अलग अलग कंट्रीब्यूशन बताऊंगा। जैसे इसके बीच में लॉर्ड कैनिंग आ गया, बाद में अलग से लॉर्ड कैनिंग भी आपको पढ़ाऊंगा कि लॉर्ड कैनिंग ने और क्या क्या किया है, ठीक है। तो बस आप डटे रहो, क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आता है,
अब याद रखो जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ तब लॉर्ड कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। और आपको मैं दोबारा याद करवा दूं, 1857 के बाद रिवॉल्ट के बाद जो गवर्नर जनरल की ये पोस्ट खत्म हो गई थी, इसको कन्वर्ट कर दिया था वायसराय की पोस्ट में। तो लॉर्ड कैनिंग क्या हो गए, ये लास्ट गवर्नर जनरल भी हो गए और फर्स्ट वायसराय भी हो गए। पेपर में ये भी आ सकता है कि जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ तो गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, और फर्स्ट वायसराय कौन थे, वो भी लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद आता है कि जब आगे 1857 के रिवॉल्ट के बाद अब 1857 में नई नई यूनिवर्सिटीज़ बनी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये 3 यूनिवर्सिटियां बनी कब, 1857 में। उसके बाद क्या है, टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन, पहले टेलीग्राफ होता था, आजकल तो टेलीफोन, मोबाइल, व्हाट्सएप वगैरह आ गया। पहले टेलीग्राफ कम्युनिकेशन होता था जो कब यूरोप में ओपन हुआ, हमारे यहाँ 1864 के बाद ये हुआ है। ठीक है, ये किसने ओपन किया, एग्जाम में कई बार आता है, लॉर्ड लॉरेंस। ठीक है, लॉर्ड लॉरेंस ने ओपन किया। टेलीग्राफ कम्युनिकेशन पहले भी था, लेकिन यूरोप का इंडिया के साथ जो ओपन हुआ वो 1864 में हुआ है। इसके बाद 1865 में हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ, कहाँ, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ये 3 मेन जगह है, तीनों यूनिवर्सिटियां और तीनों जगह हाई कोर्ट। एक चीज़ याद रखनी है, पेपर में ये भी आता है कि जब हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुए कौन था, गवर्नर जनरल, वायसराय कौन था, इसलिए इसको मैं कनेक्ट करके आपको पढ़ा रहा हूँ। इन्होंने जो लॉर्ड लॉरेंस था, इसी ने कैनाल वर्क्स एंड रेलवे एक्सटेंड किए थे, यानी जो भी रेलवे लाइन थी, जो भी नहरें थी, उनका और ज़्यादा काम करवाया था लॉर्ड लॉरेंस ने। इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्रिएट किया था 1865 में। क्वेश्चन कैसे आएगा कि इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कब बना था, 1865 में। उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड लॉरेंस। ठीक है, इसी ने डीज, अब इसके बाद नेक्स्ट एक और लॉर्ड मायो, ये इसने किया था। अब इसके साथ क्या स्टार्ट हो गई, प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। ये सारी चीज़ें फ्रीडम स्ट्रगल से ही जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये सारी जो डेवलपमेंट्स थी, जहाँ इनके बीच में कोई कमियां होती थी, जिसके खिलाफ जो इंडियंस थे वो बोलते थे, तो ये सारी उसी फ्रीडम स्ट्रगल के बाद ये डेवलपमेंट है जो आपके एग्जाम में आती है। ठीक है, ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। अब हम बात करते हैं, लॉर्ड मायो ने किया डिसेंट्रलाइजेशन। उसके बाद राजकोट कॉलेज और काठियावाड़ में खुला राजकोट कॉलेज, और मायो कॉलेज खुला अजमेर में। ये ना प्रिंसेस के लिए खुला था, जो राजा महाराजा थे उनके लिए ये कॉलेज खोला गया। ये भी किसके टेन्योर में खुला, लॉर्ड मायो के। ठीक है, अब सबसे पहला सेंसस कब हुआ था, 1871 में। सेंसस मीन ये जो पॉपुलेशन गिनते हैं ना, पब्लिक की जो पूरी काउंटिंग होती है। ठीक है, लास्ट 2011 में हुआ, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ। तो फर्स्ट टाइम में जो इंडियन हिस्ट्री में जो पब्लिक की काउंटिंग हुई थी, सेंसस हुआ था, वो 1871 में हुआ था। ठीक है, तो अब ये हुआ तो इसका मीन इसके पहले क्या बना होगा, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्योंकि सर्वे तो वही कोई ऑर्गेनाइजेशन करेगी, तो सबसे पहले क्या बनाया, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्या स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसने बनाया था, मतलब उस समय कौन था, वायसराय कौन था, लॉर्ड मायो। सबसे पहला सेंसस कब हुआ, 1871, तब वायसराय कौन था, लॉर्ड मायो। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बाद नेक्स्ट। अब ये क्या है, लॉ, इसके बाद जो लॉर्ड आते हैं, अभी मैं दोबारा रिपीट कर दूं, गवर्नर जनरल हम पढ़ेंगे, वायसराय पढ़ेंगे, ये हम जो हमारी क्रोनोलॉजी में इंपॉर्टेंट आ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड लाइटन के बारे में। ये 1876 से 1880 तक 5 साल रहे थे। इनको बोला जाता था वायसराय ऑफ रिवर्स करेक्टर। तो पेपर में क्या आएगा, पेपर में आएगा कि इन 4 वायसराय के नाम होंगे, तो पूछा जाएगा कि इन चारों में से रिवर्स करेक्टर का वायसराय किसे बोला जाता था। ये क्रूड वायसराय था, इसने ऐसे ऐसे रूल रेगुलेशन लाए जिससे इंडियंस के बीच में और ज़्यादा गुस्सा आ गया। जैसे इसने कुछ काम किया वो हम देखते हैं। पहला इन्होंने क्या किया कि ग्रैंड दिल्ली दरबार आयोजित किया क्वीन विक्टोरिया को डेकोरेट करने के लिए, और उनको टाइटल किसका दिया, केसरी हिंद। पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा कि ग्रैंड दिल्ली दरबार किस वायसराय ने किया था, लॉर्ड लाइटन। वायसराय ऑफ रिवर्स करेक्टर कौन था, लॉर्ड लाइटन। और क्वीन विक्टोरिया को डेकोरेट करने के लिए केसरी हिंद का टाइटल किसने दिया था, लॉर्ड लाइटन। इसी ने आर्म्स एक्ट लाया 1878, ताकि ऐसे कोई हथियार नहीं रखेगा, जिस इंडियन ने भी हथियार रखना उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, दूसरा इसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया, यानी जो प्रेस फ्रीडम थी उसको कंट्रोल किया कि कोई भी पत्रकार, कोई भी न्यूज़पेपर मेरे बारे में कोई बुरा ना लिख सके, अंग्रेजी सरकार के बारे में कोई नहीं लिखेगा। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले रिवर्स करेक्टर का वायसराय, दूसरी बार दिल्ली दरबार इसने लगाया, केसरी हिंद का टाइटल दिया क्वीन विक्टोरिया को लॉर्ड लाइटन ने, आर्म्स एक्ट की इसने पास किया,
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास किया जिससे प्रेस की आज़ादी को छीनने की कोशिश हुई, ठीक है, ये खतरनाक था। इसके बाद जो ये वाला वायसराय ये काफ़ी अच्छा एक वायसराय था, इसने काफ़ी अच्छा काम किया इंडिया। इनका नाम था लॉर्ड रिपन। ये 1880 से 1884 के बीच में आया। इसने क्या किया कि जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो उसने निकाला था लॉर्ड लिटन ने, उसको रिपील कर दिया, ठीक है। इसने लोकल सेल्फ गवर्नेंस एक्ट लाया 1882। लोकल सेल्फ गवर्नेंस एक्ट में ना अपनी पंचायतों को ज़्यादा पावर तो नहीं दी, लेकिन कम से कम उनके लिए काम किया, उनको फंड्स वगैरह दिए, ठीक है। उसके बाद फंड्स, डायरेक्ट फंड्स नहीं दिए, लेकिन उनकी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित की, ठीक है। इसने क्या किया, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन जो है उनको बढ़ाने के लिए एक कमीशन बनाया, विलियम हंटर कमीशन, ठीक है। इनकी भी कुछ रिकमेंडेशन का विरोध हुआ था, लेकिन इन्होंने देखो एजुकेशन पे काम किया, सेल्फ गवर्नेंस पे काम किया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वापस लिया। तो ये इंडियन के साथ सिंपैथी रखते थे, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ठीक है, नहीं लेना तब भी मैं आज आपको एक याद रखो, मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है, उसका लिंक मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप चैनल, ठीक है। एक टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दूंगा। तो ये जो पीपीटी वगैरह होती हैं, आगे मैं एक और चीज़ दिखाऊंगा, बड़े अच्छे नोट्स, ये सारे मैं आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये सेंड कर दिया करूँगा, ठीक है, ताकि आपको रेडीमेड मटेरियल मिल जाए, पढ़ते समय आपको बार बार स्क्रीनशॉट ना लेने पड़े, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, लोकल, हाँ, उसके बाद इसने क्या किया, पास एक और इंडियन फैक्ट्री एक्ट, ठीक है। अब इसने क्या किया है, देखो ये इंडियन के बारे में काफ़ी अच्छे स्टेप्स हैं। इन्होंने क्या किया कि चाइल्ड लेबर को जो है वो प्रोहिबिट कर दिया कि छोटे बच्चे जो हैं वो काम नहीं करेंगे। एक और बड़ा ज़बरदस्त बिल जो कि बाद में वापस लेना पड़ा सरकार को, इल्बिट बिल 1883 में है। इसमें क्या था कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे ना, जो इंडियन थे, वो भी यूरोपियन अंग्रेजों के खिलाफ फैसला सुना सकते थे, उन्हें सजा दे सकते थे। हालांकि ये बिल बाद में वापस लिया गया। तो ये भी इसने लॉर्ड रिपन ने, तो कोई भी अच्छी चीज़ आपको पेपर में दिखे तो एक तुक्का आप लगा सकते हो कि लॉर्ड रिपन ने ये वो चीज़ की होगी, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं कि एक कई बार पेपर में आता है कि जब आगे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ेंगे कैसे फॉर्म हुई है। तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई उस समय वायसराय कौन था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म जब हुई उस समय कौन था वायसराय? लॉर्ड डफरिन। इसके बाद एक और बड़े इंपॉर्टेंट है जो लैंसडाउन है ना, ये भी एक वायसराय है, 1888 से 94 तक रहे हैं। इन्होंने फैक्ट्री एक्ट में एक और चीज़ ऐड की। देखो, उसने फैक्ट्री एक्ट लाया कि भाई बच्चे जो हैं वो काम नहीं करेंगे। इसने क्या किया, इसने जो किड्स थे उन्होंने एक एज रखी होगी ना, बच्ची जो उससे बड़े थे वो भी बच्चे थे। मान लो उन्होंने रखा कि 10 साल से छोटे को हम लेबर प्रोहिबिट करेंगे। 12 साल वाला 14 साल वाला काम कर रहा है, वो भी तो बच्चा है। उसके लिए और फीमेल के लिए इन्होंने वीकली हॉलीडे रखे, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने क्या किया, मैन के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वुमेन और चिल्ड्रन के लिए जो वर्किंग हावर थे वो भी स्टिपुलेट किए और वीकली हॉलीडे भी दिए उनको फैक्ट्री एक्ट के तहत, ठीक है। इन्होंने ही जो सिविल सर्विस थी उस समय, जैसे आजकल IAS होती है, पहले ICS होती थी, ठीक है। जो सिविल सर्विस थी उनको 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया, एक इंपीरियल, एक प्रोविंशियल और एक सबऑर्डिनेट। इंपीरियल में जो डायरेक्ट रानी के अंडर थे, प्रोविंशियल जो हर प्रोविंस में होते हैं जैसे आजकल DM होते हैं, और सबऑर्डिनेट जो उसके साथ नौकरी करेंगे, जो उसको सपोर्ट रखेंगे। तो 3 तरह की सिविल सर्विस में इन्होंने कैटेगराइजेशन कर दी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में जो है वो इन्होंने पास किया। इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या हुआ कि इन्होंने जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे ना उनको भी ऐड कर दिया अपनी काउंसिल में, ताकि इंडियन को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रिप्रेजेंटेशन मिले, ठीक है। इसके बाद ड्यूरेंट कमीशन जो है वो भी इसी के लॉर्ड डफरिन के उसमें ही टेन्योर में ही अपनाएगा। सबसे पहले ये याद रखना है, ड्यूरेंट कमीशन और ड्यूरेंट लाइन, इन दोनों का संबंध किससे है? इंडिया और अफगानिस्तान। इंडिया और अफगानिस्तान की बाउंड्री को लेके जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं उस समय? ड्यूरेंट कमीशन, ठीक है। और उस लाइन को ड्यूरेंट लाइन बोलते हैं, ये याद रखना, ये भी पेपर में काफ़ी बार आता है। अब इसके बाद बात करते हैं, अब एक ग्रेट फेमाइन आया था 1896-1907 में। अकाल बोलते हैं ग्रेट फेमाइन, जब कोई खाने की कमी हो जाए, फसलें ना प्रॉपर हों, ठीक है, लोगों में भूखमरी आ जाए। तो जो लायल कमीशन बनाया गया था ना लॉर्ड एल्गिन द्वारा, वो किससे रिलेटेड बनाया गया था? ग्रेट फेमाइन, जो अकाल आया था ना 1896-97 में, 1 साल बड़ी भूखमरी हुई, लोगों को खाना तक नहीं मिल रहा था। तो पेपर में क्या आएगा? पेपर में आएगा कि जो लायल कमीशन था किसने अपॉइंट किया था? लॉर्ड एल्गिन ने। पेपर में ये भी आ सकता है कि लायल कमीशन जो है किससे रिलेटेड था?
वो ग्रेट फेमाइन को काउंटर करने के लिए, उसके कारण जानने के लिए, ठीक है, ये कमीशन बनाया था। इसके बाद एक और पेपर में आता है कि जो फर्स्ट पॉलिटिकल मॉडल कौन सा था किसी यूरोपियन का, जो अंग्रेज थे। बाद में तो शहीद भगत सिंह जहाँ बाकी काफ़ी क्रांतिकारियों ने काफ़ी अंग्रेजों की हत्या की, ठीक है, लेकिन जो सबसे पहला पॉलिटिकल मॉडल था किसी इंडियन द्वारा, वो क्या था, वो 1897 में हुआ था। कहाँ? पुणे। किनके द्वारा? चेपकर ब्रदर के द्वारा। दो ब्रदर थे, दामोदर और बालकृष्ण। इनको क्या बोला जाता? चेपकर ब्रदर। इन्होंने एक्चुअली मारना किसे था? इन्होंने मारना था रांड, इधर शायद उसका नाम लिखा, वो हाँ जी, मिस्टर रांड। ये मिस्टर रांड जो थे, ये प्रेसिडेंट थे प्लेग कमीशन के। उन दिनों प्लेग आई थी, एक बीमारी थी, उसको काउंटर करने के लिए इनको कमिश्नर लगाया गया, ठीक है। प्रेसिडेंट थे कमीशन के रांड। इनको मारना था, तो चेपकर ब्रदर ने दोनों को गोली लगाई। इसके साथ लेफ्टिनेंट अरेस्ट थे, दोनों को गोली, ये तो इमीडिएटली मर गए। तो सबसे पहला पॉलिटिकल मर्डर क्या कौन सा हो गया? लेफ्टिनेंट अरेस्ट का। तो मिस्टर रांड को भी गोली लगी थी, ये फिर 3 जुलाई को जाके थोड़े दिनों बाद मरे थे, ठीक है। तो आपने ये याद रखना कि सबसे पहला पॉलिटिकल मर्डर कौन सा था? अरेस्ट। दूसरा कौन सा था? रैंड वाला। और किया किसने था? चेपकर ब्रदर ने, दामोदर और बालकृष्ण ने। और कई बार एग्जाम में ये आ सकता कि मिस्टर रांड कौन थे? ये कौन थे? ये प्रेसिडेंट ऑफ प्लेग कमीशन थे, ठीक है। अब इसके बाद लॉर्ड इरगिन ने एक और बहुत अच्छा काम किया कि इन्होंने द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया, ठीक है। लेकिन इसके पीछे भी अंग्रेजों की मंशा क्या थी कि इन्होंने सारी यूनिवर्सिटी को जो कंट्रोल था वो इंक्रीज करने के लिए, कि सारी जो यूनिवर्सिटी हैं वो हमारे कंट्रोल में रहे। अब इसके बाद अब हम 1900 के पास पहुंच गए, जहाँ ये रखो, ये जो 1900 से 1905 वाला टेन्योर था। अब 1884 में बन गई कांग्रेस, तो अगले 15 साल वो भी काम करते रहे। तो ये 15-20 सालों में काफ़ी डेवलपमेंट हुई, लोग कनेक्ट होना स्टार्ट हो गए, और अंग्रेजी सरकार भी जो है वो सत्र हो गई। तो उसी समय कौन सा लॉर्ड, ये बड़ा ये एक इंपॉर्टेंट वाइस रहा है, लॉर्ड कर्जन, ये 1899 में आते हैं। और पार्शन ऑफ बंगाल यही करते हैं। ये क्या करते हैं कि बंगाल को, उस समय बंगाल में बांग्लादेश भी था, ठीक है, बहुत बड़ा था बंगाल। तो ये बंगाल को 2 पार्टों में बांटने की कोशिश करते हैं कि एक ईस्ट बंगाल हो जाएगा, एक वेस्ट, यानी एक मुसलमानों का, एक हिंदुओं का। तो इसके खिलाफ इंडिया के लोगों ने काफ़ी, पहले ये याद रखो कि पार्शन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905। ये डेट याद रखना, एग्जाम में आती है, ठीक है। अब इसके खिलाफ क्या हो गया कि जब हम बात करते हैं जो पार्शन ऑफ बंगाल था ना, इसको हम आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि अंग्रेजों ने 2 हिंदू मुसलमानों को बांटने की कोशिश की, लेकिन हमारे जो इंडियन थे उन्होंने मिलजुल के लड़ाई लड़ी, और बाद में 4-5 साल के बाद उनको पार्शन ऑफ बंगाल जो वो कैंसिल करना पड़ा, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि एक कभी कभी एग्जाम में ये आ जाता है कि जो पुलिस कमीशन था अंग्रेजों के अंदर, वो किसके अंडर जो है बना था? तो जो पुलिस कमीशन है वो किसके अंडर बना था? सर एंड्रयू फ्रेजर। ये याद रखना, कई बार आता है, रेयर क्वेश्चन लेकिन आता है, ठीक है। अब इसके बाद जब ये कमीशन बना तो इन्होंने देखा, उसके बाद क्या हो गया कि जो फ्रंटियर ट्राइब्स थे, ठीक है। अब इसमें कोई खास क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन हमने ये याद रखना है कि जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस बना था ना, वो 1897 में बना था, ये याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एंशिएंट मोनूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये पास हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, ठीक है। लॉर्ड कर्जन बड़े इंटेलिजेंट वाइस रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि जो इंडियन कल्चरल साइट्स थी जैसे ताजमहल वगैरह, इनको गोल्ड स्टैंडर्ड में रखा कि इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, इसको लूटना नहीं है। और इन्होंने रेलवे का काफ़ी ग्रेट एक्सटेंड किया, रेलवे को काफ़ी दूर दूर तक इन्होंने फैलाया। ये लॉर्ड कर्जन की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये हमारी क्रोनोलॉजी आ गई कब कब क्या हुआ। अब 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना और एक 1905 का पार्शन ऑफ बंगाल। अब सब बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। एक तो विद इन वीक हमारी एक ऐप लॉन्च होने वाली है, उस ऐप में आपको टेस्ट, नोट्स, लेक्चर्स सब कुछ अवेलेबल करवाया जाएगा। और दूसरी बात कि अभी हम एक सैंपल आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो आपको आने वाले टाइम में ये सारे नोट्स मिलेंगे, ये डिजिटल नोट्स है जो आपको मिलेंगे। ये देखिए, द क्रूशियल चेंज डायनेमिक, इससे आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और आपको बोर भी नहीं लगेगा और आपको जल्दी इस चीज़ को आप सीख पाओगे। देखो लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, यूनिवर्सिटी एक्ट, तो बड़ा एक अट्रैक्टिव वे में हम ये नोट्स लेकर आ रहे हैं। ये सारे आपको ऐप में और व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल में ये प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो, अगर आप इस एंगल से आप ऐसे पढ़ोगे, एक तो बोर नहीं होंगे और एक चीज़ें बहुत जल्दी आपको समझ आएंगी, ठीक है। ये देखिए, ये सारी इंडियन नेशनल जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, कुछ मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, तो ये आपको बहुत ही अट्रैक्टिव वे में चीज़ें समझ आएंगी।
तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ कनेक्ट रहिए और व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और ये मेरा इंस्टाग्राम पेज ये फॉलो करना ना भूलें, ठीक है। और इसमें मैं आपको 2 लिस्टें दूंगा, आज वो आपने याद कर लेनी है, ठीक है। मैं जब भी कोई लेक्चर लेकर आऊँगा साथ कोई लिस्ट एक दूंगा, क्योंकि लिस्टों में से भी बड़े ज़्यादा क्वेश्चन JKSSB SSC इन सभी एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो लिस्ट मैं थोड़ी सी आपको समझा दूंगा ये क्या है, तो वो आपको याद करनी होगी। तो अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी, 1885 में, ठीक है। A.O. ह्यूम एक स्कॉटिश, ये ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, ठीक है, स्कॉटिश थे। ये ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी पक्षियों की स्टडी करने वाले, ठीक है। तो इन्होंने ये बनाई थी। स्टार्टिंग में जब कांग्रेस बनी थी इसके लिए नहीं बनी थी कि देश को आज़ाद करवाना है। ये अमीर जो लोग थे, काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने ग्रुप बनाया कि हम अंग्रेजों से अपनी समस्या जब उनसे बात करेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम है, हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो हम अंग्रेजों से बात कर सके किसी भी मुद्दे पे, ठीक है। उस समय ये ख्याल नहीं था कि हम पहले ही आज़ादी के लिए लड़ेंगे इसके लिए, ठीक है। अब क्या था, देखो इनका पहला पर्पज़ क्या था, सेफ्टी वॉल्व टू द ग्रोइंग डिसकंटेंट अमंग एजुकेटेड इंडियन। A.O. ह्यूम ने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाई कि जो भी हमसे पढ़े लिखे जो इंडियन है, जो हमसे एग्री नहीं करते, वो कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं, उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई कि यहाँ से ये अपनी लोग राय रखेंगे। और इंपॉर्टेंट लीडर कौन कौन से हैं, थोड़े याद रखने हैं लीडर। दादा भाई नौरोजी ये मेन बंदे थे जिन्होंने कांग्रेस बनाने में अपनी योगदान दिया। इसका मैंने बताया आपको, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये बार बार क्वेश्चन आता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। और इन्होंने एक बुक लिखी है, वो भी एग्जाम में बड़ी बार आता है, ब्रिटिश ब्रिटिश रूल एंड पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, बदरुद्दीन तायबजी आनंद, मोहन बोस, R.C. दत्ता, फिरदौस शाह मेहता, G.K. गोखले, G. सुब्रमण्यम आयर, दीन शाह वाचा, बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रानाडे, मदन मोहन मालवीय, फर्स्ट सेशन इन मुंबई अंडर W.C. बनर्जी। देखो अब क्या करना कि कांग्रेस का सबसे पहला सेशन कहाँ हुआ था, बॉम्बे में। ये एग्जाम में बहुत बार आता है। तो उस प्रेसिडेंट कौन बने, W.C. बनर्जी। कब हुआ था, 1885 में। और उस समय सिर्फ 72 लोगों ने इसको अटेंड किया था। तो ये आ गया फर्स्ट सेशन। देखो आपको एक और लिस्ट दूंगा मैं कांग्रेस के सेशन की, ये एग्जाम में बड़ी बार आता है कि पहला सेशन कब हुआ, उसका प्रेसिडेंट कौन था, दूसरा कब हुआ। 4 चीज़ें याद रखनी है एक सेशन के बारे में कि जो सेशन है वो कब हुआ था, प्रेसिडेंट कौन था, लोकेशन क्या थी और उसका एजेंडा क्या था। ये 4 चीज़ें इनमें से एक पेपर में आना ही आना है, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, अब लेकिन धीरे धीरे कुछ बंदे थे जैसे बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय, अरविंदो, ये लोग ना कांग्रेस की नीतियों से थोड़े खफा थे। ये थोड़े स्ट्रांग मतलब धर्म दल के नेता थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। तो धीरे धीरे इनका भी कांग्रेस में से एक उदय हुआ। अब हम बात करते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखो इसमें और भी बड़ी चीज़ें हैं, कांग्रेस और पार्टीशन ऑफ बंगाल। हमें इतना डीप नहीं चले जाना है कि हम ज़्यादा ही पढ़ दें, टाइम वेस्ट कर दें, लेकिन इतना कम भी नहीं पढ़ना है कि हमारा एग्जाम में ना आए, ठीक है। तो हम बीच में चल रहे हैं जिससे आपका एग्जाम भी कवर हो और आपको कंसेप्ट भी अच्छा क्लियर हो और ज़्यादा वर्डन भी ना पड़े। तो अगर मान लो जब हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे ना, जब मैं आपको टेस्ट वगैरह दूंगा ऐप पे, तो उसकी जो प्रैक्टिस होगी वो हम थोड़ी सी टफ रखेंगे, तो कुछ चीज़ें हम उसमें भी कवर कर लेंगे, ठीक है। अब हम पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने। कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905। ये पेपर में आती हैं दोनों चीज़ें, ठीक है। गवर्नमेंट बोल रही थी कि एरिया बहुत बड़ा है, हम इसको 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं ताकि इसको अच्छी तरह हम ग्रो कर सकें। लेकिन एक्चुअली उनकी इंटेंशन थी कम्युनल ग्रुप बनाना हिंदू और मुस्लिम के बीच में। देखो जब धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे इलाके अलग अलग हो जाते हैं तो वहाँ सांप्रदायिकता, कास्टिज्म, ये चीज़ें फैलती ही फैलती हैं। इन चीज़ों का काउंटर तभी होता है जब लोग मिलजुल के रहें, ठीक है। अब क्या हो गया, कंट्री में इसके खिलाफ नेशनल मूवमेंट खड़ी होगी, लोगों ने इसके अगेंस्ट जबरदस्त प्रदर्शन किया। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने उस समय एक गीत लिखा, अमार सुनार बांग्ला, ठीक है। इसका याद रखना, पहला पेपर में क्वेश्चन आएगा, अमार सुनार बांग्ला किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब लिखा, 1905 के बंगाल पार्टीशन के दौरान। और बाद में पता है ये नेशनल सॉन्ग है बांग्लादेश का भी। ये 1971 में जब बांग्लादेश बना तो ये बांग्लादेश का अभी नेशनल सॉन्ग है, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ है। देखो नेशनल एंथम बांग्लादेश का ये 1971 में बना था, ठीक है। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, हिंदू मुसलमान ने आपस में एक दूसरे को राखी बांधी, रक्षाबंधन का त्यौहार बनाया उन्होंने कि हम एक है, हम इनके कहने पे
नहीं अलग अलग होंगे। और हिंदू मुस्लिम ने राखी बांधी, रक्षाबंधन, और एक दूसरे की मतलब सॉलिडेरिटी दिखाई कि हम सब एक हैं। इसी की देश को ज़रूरत है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जात पात वाले हमेशा ही जो भी रूल करता है वो आपको बांटने की कोशिश करता है, ठीक है। अंग्रेज जब भी रूल करते थे वो आपको बांटने की कोशिश करते थे कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ताकि वो आसानी से रूल कर सके। लेकिन आप सबको मिलजुल के रहना है, तभी एक देश जो है वो ग्रो कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि जब 1905 में अब लोगों को रिवॉल्ट हो गया, लोग गुस्से में आ गए, तो उन्होंने क्या किया, एक मूवमेंट लॉन्च की जिसका नाम रखा स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। अब स्वदेशी मूवमेंट में उस समय भी गांधी जी नहीं आए हैं साउथ अफ्रीका से, गांधी जी 1914-15 में आएंगे, ठीक है। अभी ये गांधी जी के बिना काम चल रहा है। तो इसके लीडर कौन कौन से थे जिन्होंने इसको चलाया, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले कि ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट थी बंगाल की। कभी आ जाएगी स्वदेशी मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुई थी, क्योंकि ये मूवमेंट थी पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट, ठीक है। इसमें पब्लिक मीटिंग हुई, लोगों ने बायकॉट किया, जो भी इनकी अंग्रेजों की सामान था उसको बायकॉट किया, और स्वदेशी जो चीज़ें थी उसको एक्सेप्ट किया अपना रिवोल्ट दिखाने के लिए, जो अपनी मतलब गुस्सा दिखाने के लिए कि हम इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट जो थी स्वदेशी थी, और बायकॉट पे इसके मेन लीडर थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, लाल बाल पाल, इन तीनों का याद, बिपिन चंद्र पाल, जिन तीनों का याद रखना आपने। और इनके साथ है अरविंदो घोष, इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया स्वदेशी मूवमेंट में, ठीक है। एक और याद रखना, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वदेशी कॉल दी थी अपने बनारस सेशन जो 1905 में हुआ था, ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, J.K. गोखले। पेपर में क्या आएगा, स्वदेशी काल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कौन से सेशन में दी थी, बनारस सेशन में। उसके प्रेसिडेंट कौन थे, J.K. गोखले, ठीक है। इसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया 7 अगस्त 1905 में। अब दो चीज़ें हैं, पहले रेजोल्यूशन पास किस में हुआ, फर्स्ट कॉल जो हुई स्वदेशी की वो किस में हुई, बनारस सेशन में। लेकिन रेजोल्यूशन जो पास हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, ये याद रखना, ठीक है। कलकत्ता में कि हम ब्रिटिश जो गुड्स है उसको बायकॉट करेंगे, इसका रेजोल्यूशन पास हुआ था कलकत्ता सेशन में। लेकिन जो फर्स्ट कॉल थी स्वदेशी की वो कहाँ हुई थी, बनारस सेशन में 1905 में, जिसके प्रेसिडेंट थे J.K. गोखले। अब हम बात करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। कांग्रेस के पहले भी ऑर्गेनाइजेशन थी छोटी छोटी, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं चली, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी। एक उनकी लिस्ट है, एक वो आगे भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कांग्रेस के बाहर बनी, कुछ देश के बाहर बनी, कुछ देश के अंदर बनी। तो ये लिस्ट मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन ये याद करनी है, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। सबसे पहले है लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ जमींदार एसोसिएशन। ये कहाँ बनी, कोलकाता में 1838 में। किसने बनाई, द्वारकानाथ टैगोर ने। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 लंदन, किसने बनाई, विलियम एडम्स ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है ये हो गया बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, किसने बनाई, कलकत्ता में जॉर्ज थॉमसन ने। ब्रिटिश एसोसिएशन, ये पेपर में कई बार आया था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन पता किस किस के साथ बनी थी, लैंड होल्डर सोसाइटी, ये वाली सोसाइटी मिलके, और ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ये दोनों को मिला के कौन सी बनी थी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसके बाद है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इसका क्लियर नहीं है कि बनाई किसने थी। उसके बाद आ गया बॉम्बे एसोसिएशन। तो जब आप बॉम्बे एसोसिएशन की बात करते हो तो ये किसने बनाई थी, दादाभाई नौरोजी और दीनशाह वाचा ने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये कंट्री के बाहर बनी थी लंदन में, ये किसने बनाई थी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तायब, W.C. बनर्जी और मनमोहन घोष। इंडियन नेशनल एसोसिएशन किसने बनाई थी, मैरी कारपेंटर, लंदन में बनी थी। ये याद रखना, कुछ बाहर बनी है कुछ देश के अंदर। पूर्ण स्वराजानिक सभा, ये कहाँ बनी थी, पूना में, किसने बनाई थी, M.G. रनाडे, और M.G. रनाडे के साथ G.B. जोशी और चिपलानकर, ठीक है, आपने ये याद रखना है। उसके बाद है इंडियन सोसाइटी, किसने बनाई थी, आनंद मोहन बोस, लंदन में बनी थी ये। इंडियन लीग कलकत्ता में शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन कोलकाता में आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस किसने बनाई थी 1883 में, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। मद्रास महाजन सभा, मद्रास में बी विरगवाचार्य, जी सुब्रमण्यम आयर, पी आनंद चारू। और इंडियन नेशनल यूनियन A.O. ह्यूम ने ही बनाई थी, जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी, ये याद रखना, इंडियन नेशनल यूनियन। तो ये आपको मैं PPT दे ही दूंगा, तो आप वहां से याद कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब यह रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया के बाहर बनी है,
ये याद रखना। वो इंडिया के अंदर बनी थी, ये इंडिया के बाहर। वो सिर्फ कांग्रेस से पहले वाली थी, ये कांग्रेस के पहले और बाद दोनों वाली है, ठीक है। ये तो सारी वैसे कांग्रेस के बाद की डेट्स आ रही हैं। पहली आ गई इंडिया हाउस, ये 1905 में बनाई श्यामाजी कृष्ण वर्मा। कहाँ बनी ये? लंदन में। उसके बाद अभिनव भारत 1906 में ये वी.डी. सावरकर जी ने बनाई है, लंदन में। इंडियन इंडिपेंडेंस 1907 में तारकनाथ दास, कहाँ बनी? यूएसए में। इसका मतलब कि जब देश की लड़ाई चल रही थी, कुछ लोग देश के बाहर बैठ के भी देश की लड़ाई में योगदान दे रहे थे, ठीक है। लीग गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल, तारकनाथ दास और सोहन सिंह बाखना, है ना, ये किसने बनाई थी? ये कहाँ बन रही थी? सैन फ्रांसिस्को। इंडियन इंडिपेंडेंस 1914 में लाला हरदयाल एंड वीरेंद्र, कहाँ बनी ये? बर्लिन में। लीग नाथ चट्टोपाध्याय इंडियन इंडिपेंडेंस, ये किसने बनाई? राजा महेंद्र प्रताप ने, कहाँ बनी ये? काबुल में। लीग एंड गवर्नमेंट इंडियन इंडिपेंडेंस, ये रास बिहारी बोस ने बनाई 1942 में टोक्यो में। और लीग इंडियन नेशनल आर्मी 1942 में, ये भी किसने बनाई? रास बिहारी बोस ने। ये भी कहाँ बनी? टोक्यो में। और याद रखो, जो INA थी वो किसी और ने बनाई थी, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था। लेकिन 1943 में रीऑर्गेनाइज किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ रीऑर्गेनाइजेशन की थी? सिंगापुर में। याद रखना, ये जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, आज़ाद हिंद फौज, वो सिंगापुर में रीऑर्गेनाइज हुई थी। तो ये रहा आज का लेक्चर। अब जल्दी है, इसके आगे हम पूरी फ्रीडम स्ट्रगल जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे। और अभी मेरे साथ बाकी टीचर्स के लेक्चर भी आएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कंटेंट अच्छा लगे, लाइक और कमेंट जरूर किया करो।